इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिसआर्ममेंट और आर्म कंट्रोल क्या होता है, किस तरह प्रकार का होता है, क्या क्या ट्रीटीज इसके अंदर आ जाती है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास में काफी सारे फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग के रूप में आपके फॉरेन पॉलिसी में, आपके आईआर की थ्योरीज में, आपके आईआर के फैक्ट्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। राइट, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारी चीजों को काफी ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं डिसआर्ममेंट एंड आर्म कंट्रोल्स। अब देखो, आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो आपका है आर्म कंट्रोल। तो जो आर्म कंट्रोल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 मिसाइल है, तो इस कंडीशन में डिसआर्ममेंट कहता है कि इन 100 मिसाइलों को कम करो, 50 कर लो, 10 कर लो या फिर 0 कर दो, या आपका डिसआर्ममेंट कहलाएगा। लेकिन आर्म कंट्रोल कहता है कि ठीक है, जितने वेपन आप पास आ गए, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने मत दो, इनकी संख्या 101 भी नहीं होनी चाहिए। ये आपका आर्म कंट्रोल की हथियारों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, जो है बस हो गए, लेकिन अब हथियारों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसे यहां पर बोला गया है, आर्म कंट्रोल रिफर्स टू इंटरनेशनल मेजर्स डिजाइन टू रेगुलेट, लिमिट और रिस्ट्रेन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, प्रोलिफरेशन, डिप्लॉयमेंट और यूज ऑफ वेपन। समझ रहे हो, ये सारी जो बातें हैं ना, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, प्रोलिफरेशन, डिप्लॉयमेंट और यूज ऑफ वेपन, सब चीजें फ्यूचर की बातें हैं कि ना आप उनका विकास करोगे, ना उनका आप उत्पादन करोगे, ना आप अब उनको संग्रहित करोगे। संग्रहित मतलब कि आपके पास 2 न्यूक्लियर वेपन थे और आप एक और रख रहे हो, उसमें 101 कर लिए, 102 कर लिए। प्रोलिफरेशन का मतलब भी फैलाव भी होता है। फैलाव मतलब प्रसार करना, कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, आपने किसी और को बेच दिए। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट भी यही है कि आपने कहीं पर उसको लगाया नहीं, लेकिन आपने कहीं और पर उसको लगा दिया और इस्तेमाल कर देना। सब आपकी भविष्य की बातें हैं। तो ये सारे चीजों को कम करेंगे, नियंत्रण करेंगे, फिर इन चीजों को होने नहीं देंगे। ये आपका आर्म कंट्रोल कहलाता है। ये आपका डिसआर्ममेंट से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये फोकस करता है, डिसआर्ममेंट से लगी कि डिसआर्ममेंट फोकस करता है रिडक्शन पर, कम करने पर और उनके खत्म कर देने पर, वेपन पर। जबकि आर्म कंट्रोल बोलता है कि भैया जितने हैं उतने हो गए, अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। आर्म कंट्रोल एम्ड एट मैनेजिंग द आर्म रेस रेदर देन एलिमिनेटिंग वेपन ऑल टुगेदर। राइट, ये आपका आर्म कंट्रोल कहता है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो पहले ही इसकी विशेषता ये है, कोऑपरेटिव और मल्टीलेटरल अप्रोच टू आर्म रेगुलेशन एंड आर्म रेगुलेशंस अमोंग स्टेट्स। अब देखो, डिसआर्ममेंट क्या एक प्रकार से काफी आदर्शवादी प्रतीत होता है कि हम अपने हथियारों कम कर लें। अब भैया हथियारों कम कैसे करें? मान लीजिए किसी एक देश ने काफी मेहनत से, काफी पैसे लगाकर 100 न्यूक्लियर वेपन, फिर 10 न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा कर लिए हैं। 10 तो कब काफी कम है, मान लीजिए 100 वेपन इकट्ठा कर लिए हैं, फिर 100 मिसाइलें खरीद ली हैं। अब अगर आप उसको बोलो भैया आप निशस्त्रीकरण को, डिसआर्ममेंट करो और जो आपका हथियार है उनको कम करो, 100 मिसाइलें आप 50 कर लो, वो बोलेगा भैया क्या कर रहे हो आप, मतलब 50 मिसाइलें मैं ऐसे ही फोड़ दूं, ऐसे ही निस्तानाबूद कर दूं उनको, इतना करोड़ों रुपए मैंने दिए इनको बनाने में, अब इनको मैं फेंक दूं, ऐसे ही खत्म कर दूं। तो ये क्या है कि काफी कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भैया वेपन बनाए हैं, काफी पैसा गया है, ऐसे थोड़ी कि फ्री फंड में इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कंट्री काफी रुकती है। लेकिन आर्म कंट्रोल उनको एक अप्रोच ये देता है कि ठीक है, अब तक जो वेपन हमारे पास आ गए, आगे आगे हम नहीं बनाएंगे, ये ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे कोई पैसे लगे भी नहीं है, और जो भविष्य में लगेंगे वो बच गए हमारे पैसे। ठीक है, लेकिन आप जब बोलते हो भैया जितने आपके पास सब खत्म कर दो, ये मूर्खतापूर्ण लगता है कि भैया आपने करोड़ों रुपए देकर, लाखों रुपए देकर हथियार खरीदे और सबको खत्म कर दो। तो इसलिए क्या है कि सही अप्रोच लगती है, ज्यादा स्टेबल अप्रोच ही लगती है। इसमें क्या क्या चीज आती है आपकी, क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ वेपन। वही है कि हाँ, कितने प्रकार के वेपन है, सब चीजें इंक्लूड जाती है। आप फोर्स कहां पर डिप्लॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मिलिट्री बजट को कम करना, आर्म ट्रेड ना करना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कि जब आप कर रहे हो, बात कर रहे हो आर्म कंट्रोल की, तो आप ये कर सकते हो कि हथियारों की संख्या को बढ़ने ना दो, कहीं पर हथियारों को लगाओ मत, किसी कंट्री को मत बेचो, मिलिट्री बजट को कम कर लो, जिससे आपके हथियार अपना आप ही सीमित हो जाएंगे वहीं पर ही। और इट कैन बी इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग बोथ टेंशन एंड डिटेंट, कि जब तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध होने वाला है, तब भी इस्तेमाल में ला जा सकती है। और डिटेंट की स्थिति, डिटेंट मतलब होता है कि युद्ध के दौरान या फिर तनाव के दौरान एक रिलैक्स्ड पीरियड जब आता है, जैसे कोल्ड वॉर के दौरान आपका आया था। कोल्ड वॉर के दौरान ऐसा पीरियड जहां पर कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई थी, जैसे आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद स्थापित हो गई थी शांति थोड़ी समय के लिए। कोल्ड वॉर चल रहा है लेकिन अभी कुछ गतिविधियां नहीं हो रही है, ये टेम्पररी आपकी होती है डिटेंट। बेसिक गोल क्या होता है इसका, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। जब हम हथियारों की दौड़ में अब नहीं लगेंगे, हथियारों को कम कर देंगे, फिर हथियारों को सीमित कर देंगे, तो उससे युद्ध होने की संभावना कम हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सकती है। अब देखो, वैसे मैंने आपको आर्मामेंट, ये आर्म कंट्रोल और डिसआर्ममेंट में अंतर बता दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एक और टेबल है। जैसे डिसआर्ममेंट कहता है कि खत्म कर दो वेपन्स को, या फिर पूरी तरह से
डिस्ट्रॉय कर दो वेपन्स का। लेकिन आर्म कंट्रोल कहते हैं नहीं भैया, रेगुलेट करो, नियंत्रण में रखो और मैनेज करो, उनको बढ़ने मत दो। ये फोकस करते हैं रिड्यूस करने पर कि अभी जो वेपन हो कम करो। ये फोकस करता है कि भविष्य में वेपन नहीं बनाएंगे। ये आपकी एक प्रकार से रिएक्टिव है, मतलब ठीक है आप अपने हथियार कम कर रहे हो दूसरे के बिना पर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप आने वाली समस्याओं को रोक रहे हो, सकारात्मक इसको माना गया है। ठीक है, अब आगे हमारे पास अलग अलग प्रकार की संधियां आ जाती हैं जो कि अलग अलग समय पर हुई हैं, जो कि हमें डिसआर्मेंट के बारे में बताएंगी और आर्म आर्म कंट्रोल के बारे में बताएगी। अलग अलग संधियां हमारे पास हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो संधि है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सारी बातें हैं आपका जो ट्रीटीज वगैरह अब आएंगी, ये आप एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के रूप में, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में पूछ ली जाती हैं और अक्सर आ जाती हैं कि एनपीटी कब साइन हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, उसको बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास है एनपीटी। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन का होता है विस्तार करना, कि फैलाव करना। तो जब हम बोल रहे नॉन प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव करने से रोकना, तो ये ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन को हम फैलाव नहीं करेंगे। फैलाव मतलब दूसरे देशों को हम नहीं देंगे वेपन। 1968 में साइन होती है, लेकिन प्रभाव में आते हैं 1970 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि न्यूक्लियर वेपन को स्प्रेड नहीं करना है, दूसरे देशों को नहीं देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर वेपन केवल न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल में आएगा केवल, है ना, यूरेनियम वगैरह वेपन वगैरह कोई नहीं बनाएगा। अब जो आपकी 5 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे शुरुआत में, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया या फिर यूएसआर, इन सभी ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है, हम अपने वेपन को किसी और को नहीं देंगे। लेकिन इंडिया ने इसको मना कर दिया, भैया हम इसको साइन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को अगर आप देखो ना, पाकिस्तान इंडिया के पीछे पीछे ही रहता है। तो इंडिया को देखते हुए पाकिस्तान ने बोला हम भी नहीं साइन करेंगे। इंडिया से पूछेंगे भैया आप क्यों नहीं साइन करोगे? इंडिया बोलता है आपकी जो नीति, आपकी जो संधि है भेदभाव पूर्वक है। आप अपना आप तो हथियार बनाकर बैठ गए, अब दूसरों को रोक रहे हो। या तो आप अपने हथियार भी खत्म करो, लेकिन आप तो खुद शक्तिशाली बनकर बैठ गए, बोलते हो कि शांति शांति होनी चाहिए। पाकिस्तान बोलते हैं इंडिया ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, इसराइल ने खुद मना कर दिया था। नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन कर दिए थे, लेकिन 2003 में उसने अपना आप को बाहर निकाल लिया और न्यूक्लियर वेपन बना लिया अपने पास। ठीक है, दूसरी आती है आपकी सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। अब ये क्या है? तो 1996 में आती है। इसको साइन वगैरह तो किया गया, लेकिन उसको अभी तक प्रभाव में नहीं लाया गया। ये कहती है कि हर प्रकार के न्यूक्लियर वेपन को बैन किया जाएगा, हर प्रकार के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को बैन किया जाएगा, कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर पाएगा। अब सुनने में तो अच्छी लगती है कि हाँ भैया कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेगा तो न्यूक्लियर वेपन बनेंगे ही नहीं। 187 कंट्रीज ने इसको साइन किया। ठीक है, अब साइन तो किया सबने, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई का मतलब होता है कि अपनी पार्लियामेंट में जाकर, अपने देश में जाकर उसको पास करना, वो नहीं किया। और मुख्य रूप से किसने नहीं किया? तो बड़ी बड़ी जो न्यूक्लियर वेपन देश है, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन्होंने ही नहीं किया इसको साइन, रेटिफाई वगैरह। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया ने बोला भाई तो डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव पूर्वक है। आप खुद तो बनाकर बैठ गए, अब हम बनाना चाहते हैं, आप बोल रहे हो कि हथियारों की परीक्षण ही नहीं होगा। फिर आती है आपकी पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, फिर इसे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी भी हम कह लेते हैं। 1963 में आती है, जो कहती है कि 3 जगहों पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं होगा। 3 जगहें कौन कौन सी थी? एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर और आउटर स्पेस में। अब देखो सुनने में तो अच्छा लगता है भैया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज जानबूझकर छोड़ दी है। वो कौन सी चीज है? वो है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड नहीं लिखा यहाँ पर, एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, अंडर वाटर नहीं होगा, आउटर स्पेस में नहीं होगा, अंडरग्राउंड कर सकते हैं कि भूमि में गड्ढा खोदकर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लो, जैसे इंडिया ने किया था। तो यूके, यूएस, यूएसआर सबने साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया था इसको। और इसी कारण से फिर 1974 में पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से और 1998 में मिशन शक्ति के नाम से इंडिया ने अंडरग्राउंड ही न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था। ठीक है, फिर आती है आपकी आईएनएफ ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ये 1987 में आई थी। इन सब के डेट को और फुल फॉर्म को तो आपको ध्यान रखना ही है। इसने क्या किया? इसने एलिमिनेट करने की बात की कि जो आपकी मिसाइल वगैरह होती है जिनकी रेंज 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की होती है, उनको एलिमिनेट करने की बात की कि उनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। यूएस से सोवियत यूनियन एग्री कर गए, यूएस से इससे बाहर आ गया 2019 में, और रशिया ने इसको पहले ही तोड़ दिया था। ठीक है, अभी ये ट्रीटी खत्म पड़ी है, बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, लेकिन डेट और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखने योग्य है। स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 आती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। 1991 में पहली वाली आती है, 1993 में दूसरे वाली आती है। ये क्या कहती है? ये कहती है जो आपके न्यूक्लियर वेपन है, ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन मिसाइलें वगैरह, वो आप कम करोगे, उनकी संख्या आप कम करोगे। स्टार्ट 1 2009 में एक्सपायर हो जाती है, स्टार्ट 2 कभी प्रभाव में आ ही नहीं।
फिर न्यू स्टार्ट बनाई गई, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2010 में, जिससे बोला गया कि यूएसए और रशिया अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को कम करेंगे। और 2026 तक, फरवरी तक, जैसे अभी जो चल रहा है यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया गया, इसके द्वारा बाइडेन और पुतिन के द्वारा 2021 में, कि चलो ठीक है मानेंगे इसको हम। लेकिन अब क्या ही है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। फिर आती है आपकी TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, 2017 में आती है। ये इस प्रकार की बातें करती है कि भैया सब प्रकार के न्यूक्लियर वेपन को बैन किया जाता है, सबको डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसी सी बातें यहाँ पर होती है। लेकिन इसको 93 कंट्री साइन करती है और 70 कंट्री रेटिफाई करती है। कोई भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री इसको साइन नहीं करती है। इंडिया ने साइन नहीं किया इसको बिल्कुल भी। क्यों करेंगे ये? कर देंगे फिर तो न्यूक्लियर वेपन होने का फायदा क्या है? देन आपकी BTWC, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, 1972 में आता है आपका, जो कहता है कि बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाए जाएंगे और उनका इस्तेमाल भी नहीं होगा। हालांकि इसको फॉर्मली रेटिफाई वगैरह, ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है कि कोई जाकर चेक करे, लेकिन फिर भी सबके द्वारा मान्यता दी गई है कि ठीक है हम इसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, बायोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे हम। और इस पर ज्यादा आप कंसर्न जब सामने आया, जब कोविड-19 का वायरस आ गया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया हमको कि भैया जो कोविड-19 वायरस है ये शायद आपका बायोलॉजिकल वेपन है चाइना के द्वारा। फिर आता है आपका CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, 1993 में आता है। 1997 में प्रभाव में आता है, जो कहता है केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केमिकल वेपन के विकास पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिए इंडिया ने इसको साइन किया था। फिर आता है आपका MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, 1987 में आता है। ठीक है, फिर NSG, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन बन जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसे हम कहते हैं। ओरिजिनली इसका काम ये था, जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, तो पूरे वर्ल्ड एक प्रकार से इंडिया से खुश नहीं था कि इंडिया ने यूरेनियम लिया अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए, लेकिन इसको बनाया न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल में लेकर आ रहा है। तो इसलिए इंडिया की न्यूक्लियर जो यूरेनियम था उसकी सप्लाई रोकने के लिए वर्ल्ड में एक ग्रुप बना, यूएसए के द्वारा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो इस बात को सुनिश्चित करता था कि भैया किसके पास हम न्यूक्लियर एनर्जी या फिर यूरेनियम वगैरह भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। इंडिया को इससे बाहर रखा गया। लेकिन 2007 के आसपास इंडिया फिर इसका एक्सेस ले लेता है। तो ध्यान रखिए पोखरान वन जो 1974 में होता है उसके बाद भी बनाया गया था, इंडिया के खिलाफ ही बनाया गया था इसको। 2008 के आसपास इंडिया यूएस से न्यूक्लियर डील होती है, जिसके तहत फिर इंडिया को मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है। वास्तेनार एग्रीमेंट होती है आपकी 1996 में। ठीक है, और फिर आपका शॉर्ट स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जो मॉस्को ट्रीटी में 2002 में आई थी, जहां पर यूएसए और रशिया एग्री हुए थे कि ठीक है हम अपने वॉर हेड, मतलब वही आपके मिसाइल वगैरह, इनके संख्या को कम करेंगे, हम इनकी डिप्लॉय नहीं करेंगे, कम से कम रखेंगे इनकी संख्या को। तो देखो इस प्रकार से हमने काफी सारी ट्रीटीज को देख लिया है और समझ लिया है। आप इन सब ट्रीटीज के नाम, ईयर और क्या क्या इनमें हुआ था, उन सब चीजों को आपको याद कर लेना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतर जो हमने संधि वगैरह देखी है आपकी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारी कोल्ड वॉर के दौरान की है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और यूएसए दोनों में हथियारों की दौड़ लगी हुई थी हर एक आयाम को लेकर। तो हथियार बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बढ़ा रहा है तो हम भी बढ़ाएंगे, हम बढ़ा रहे हैं फिर वही बढ़ाएगा, अपनी अपनी सुरक्षा देखने के लिए, अपने अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए। लेकिन जब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, 1991 में जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ, तो अब एकमात्र सुपर पावर जो बची थी वर्ल्ड में वो थी यूएसए। अब इसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, सबसे ऊपर ये है। तो ऐसे में फिर बात आई कि अब जो वैश्वीकरण के युग में हम आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन के समय में हम आ चुके हैं, तो क्या इस समय हमें आर्मामेंट की आवश्यकता है, इस समय हथियारों के बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर हमें हथियार कम करने चाहिए। तो समझ ये विकसित हुई कि हाँ भैया अब हमें हथियारों की आवश्यकता ही क्या है, अब यूएसए सबसे बड़ी पावर है, यूएसए को किसी से खतरा नहीं है, तो फिर हथियार क्यों बढ़ाए हम। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे कि डिसआर्मामेंट की जो संधियां हैं आनी शुरू हो जाती हैं, स्टार्ट वन स्टार्ट टू, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके हथियारों की अलग अलग प्रकार से कम करने की बातें करनी शुरू कर देती हैं। तो वही है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, 1991 के बाद, हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें बड़ी मिलिट्री की आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इनको कम करना शुरू कर दिया गया स्टार्ट वन स्टार्ट टू के तहत, जहां पर अलग अलग वेपन्स को कम किया गया। ठीक है, और नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। राइट स्टूडेंट्स?
हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इंग्लिश में शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो सकता है, लेकिन हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है प्रसार। प्रसार मतलब कि न्यूक्लियर वेपन का या परमाणु का फैलाव नहीं करेंगे। अब देखो फैलाव दो तरीके से होता है। एक तो तरीका ये है कि हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इस प्रकार से फैलाव करना, वर्टिकल का मतलब होता है इस प्रकार से फैलाव करना। तो जब हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, इसका मतलब ये है कि हम दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कंट्री है, ये कंट्री, ये कंट्री है, ये कंट्री, ये कंट्री है। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की, तो मतलब है कि हम आसपास की कंट्रीज को भी न्यूक्लियर वेपन दे रहे हैं, स्प्रेड टू न्यू कंट्रीज, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, हम आसपास की कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन दे रहे हैं। लेकिन वर्टिकल का मतलब है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है उन्हीं को फैलाव कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर ही। कि हमारे पास पहले 10 न्यूक्लियर वेपन थे और हमने 20, 30, 40 टास्क कर ली हैं, उसे हम कहते हैं वर्टिकुलर न्यूक्लियर या फिर वर्टिकुलर प्रोलिफरेशन। जैसे लिखा है हॉरिजॉन्टल मतलब स्प्रेडिंग टू न्यू कंट्रीज, वर्टिकल मतलब एनहांसिंग, एनहांसमेंट बाय एग्जिस्टिंग पावर, की आपके पास जो जितने वेपन है, जितने न्यूक्लियर वेपन है उनकी संख्या को बढ़ा देना, वो आपका वर्टिकल कहलाता है। और आमतौर पर जब हम बात करते हैं ना प्रोलिफरेशन की, प्रसार की, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, कि भैया दूसरी कंट्री को नहीं देना है, वरना अपने यहाँ तो सब बढ़ा ही रहे हैं, बस दूसरी कंट्री को नहीं देना है। अभी हमारे पास लिस्ट है क्रोनोलॉजी में किस कंट्री ने किस समय न्यूक्लियर वेपन को बनाया था। जैसे यूएसए 1945 में बनाया था, पहली कंट्री थी। हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया था। 1949 में सोवियत यूनियन ने बना लिया था। इससे फिर आपका कोल्ड वॉर की जो आर्म रेस थी वो शुरू हो गई थी। 1952 में यूके ने बना लिया था, 1960 में फ्रांस ने बना लिया था, चाइना 1964 में, इसराइल ने 1970 के आसपास। अब देखो साउथ अफ्रीका ने 1979 के पास टेस्ट किए थे, लेकिन अब बन भी गया था, लेकिन 1991 में उसने छोड़ दिया न्यूक्लियर वेपन। तो जो त्याग दिए, क्या बोलकर कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति चाहते हैं। अब वैसे तो ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि हाँ भैया अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन भविष्य में आप देखोगे कभी अगर साउथ अफ्रीका के ऊपर कोई हमला होता है, चाहे यूएसए कर ले, चाहे चाइना कर ले, कोई भी कर ले, तो उसको इस बात का रिग्रेट रहेगा कि भैया हमने अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय क्यों किया। इंडिया ने 1998 में पोखरण सेकंड के तहत न्यूक्लियर वेपन को अडॉप्ट कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। पाकिस्तान ने पीछे पीछे फिर चाइना से उठा लिया था और 1998 में उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। 15 दिन बाद नॉर्थ कोरिया ने 2006 में अडॉप्ट कर लिया था, विकसित कर लेते, फिर उसने चुरा लिया था, फिर उसको दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ईरान अभी भी चल रहा है बनाने पर, लीबिया अभी भी चल रहा है। लीबिया ने बना लिया था पाकिस्तान की हेल्प से। हेल्प से क्या, पाकिस्तान ने सीक्रेट लीक कर दिए थे, वो तो लीक करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया को भी लीक कर दिए थे, नॉर्थ कोरिया तो अभी भी रखे हुए अपन, लेकिन लीबिया ने छोड़ दिए थे। छोड़े क्या थे वो, तो यूएसए मजबूर कर देता है इनको त्यागने पर वेपन्स को। अब इतनी सारी पंचायतें हमने देख ली, इतने सारे हमने बुराइयां सब देख ली हैं हथियारों की, लेकिन अब बात यह है कि भैया क्यों, ऐसा तो क्या ही है कि मानव इसको छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे हम। क्यों निशस्त्रीकरण की तरफ वो आगे नहीं बढ़ता है, क्या क्या बाधाएं हमें देखने को मिलती है निशस्त्रीकरण के रास्ते में। तो पहला है फेथ इन आर्मामेंट, के हथियारों पर विश्वास होना। इंसानों को, राज्यों को, स्टेट्स को हथियारों पर विश्वास है कि भैया हथियार ही वो ऐसे मात्र तरीके हैं, औजार हैं, जिसके माध्यम से हम अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हथियार हथियार ही होते हैं, और हथियारों के माध्यम से अपनी सुरक्षा भी कर पाते हैं और दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व भी जमा पाते हैं। दूसरा, रेशियो प्रॉब्लम। अब भैया मैं तो कम कर लूं अपने वेपन, लेकिन दूसरा करने को तैयार है ही नहीं। मैं अपने 100 से 10 तक ले आऊं, लेकिन वो तो 50 तक लेकर आ रहा है बस, तो मुझसे शक्तिशाली तो अभी भी वो है। तो ये सारी पंचायत की वजह से फिर डर लगता है कि भैया अपने अपने वेपन हमने कम कर लिए, लेकिन दूसरे ने अगर नहीं किए, दूसरा अगर धोखा दे गया, तो ये समस्या रहती है। इंप्लीमेंटेशन इशू, कि भैया कह तो दिया दोनों ने कि हमने हथियार कम कर लिए, लेकिन देख कौन रहा है जाकर, ये दिखा किसको रहे हमने वेपन कम कर लिए, कम नहीं किए, कागजों में कम कर दिए, ये भी समस्या है। भरोसा नहीं है एक दूसरे पर बिल्कुल भी। इनसिक्योरिटी, कि भैया अंतरराष्ट्रीय संरचना ऐसी है कि कभी भी हम पर हमला हो सकता है। और पॉलिटिकल राइवल, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, यूएसए सोवियत यूनियन हो गया, कि इनके बीच में लड़ाई चल रही है कौन शक्तिशाली बनेगा, तो इस खिचड़ी के चलते भी हथियार कम नहीं हो पाते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी रही है, हालांकि हम कोल्ड वॉर जब हम देखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो वहां पर आपके पास इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आएगी, जहां पर हम इसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन फिर भी एक झलक देख लेते हैं, जब हम बात ही कर रहे हैं हथियारों की। इंडिया शुरुआत से न्यूक्लियर वेपन के फेवर में नहीं था। नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि भैया न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दी जाए, चाहे 1954 में कॉन्फ्रेंस हुई हो। नेहरू जी ने हमेशा से यही कहा है कि भैया न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 62 में भारत के साथ युद्ध हुआ, तो धीरे धीरे भारत का रुझाव बढ़ा कि भैया हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा, हमें भी अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। इसी श्रृंखला में भारत 1974 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, लेकिन उस समय तक इंडिया का न्यूक्लियर वेपन इतना एनरिच नहीं हो पाया था कि वो
एक ब्लास्ट कर सके, काफी बड़ा ब्लास्ट कर सके, एक न्यूक्लियर वेपन कहला सके। तो उस समय इंडिया ने कहा कि भैया हम तो शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं, हथियार बनाने का हमारा कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन इंडिया बैकग्राउंड में धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन को या फिर यूरेनियम को एनरिच करता जा रहा था। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना। जैसे आपकी मिठाई दूध से नहीं बनती, आपकी मिठाई बनती है खोए से, मावे से। तो मावा कैसे बनता है? तो मावा बनता है दूध को जलाने से। दूध को जब हम कंसंट्रेट कर देते हैं, पानी सारा उड़ जाता है, तब जाकर आपका मावा बनता है। वैसे ही यूरेनियम लगा देने मात्र से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनता आपका। यूरेनियम को एनरिच करना होता है, उसको जलाना पड़ता है। जलाना इन द सेंस उसको कंसंट्रेट करना होता है। कंसंट्रेट कर करके उसको इतना कंसंट्रेट करना होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बन जाए। दूध से जैसे खोआ या फिर मावा बनता है, वैसे यूरेनियम से एनरिचमेंट यूरेनियम बनता है। उसको बनने में 1998 तक का समय आ गया था और हमने उस समय ब्लास्ट किया, तो न्यूक्लियर वेपन की तरफ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के साथ हमने कहा कि अब हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुके हैं, अब कोई हम पर आंख उठाकर दिखाओ। लेकिन फिर भी भारत ने बोला कि ठीक है, हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले तौर पर नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, है ना। इसलिए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी लाता है और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी लाता है। नो फर्स्ट यूज कहता है कि भैया हम किसी पर फर्स्ट पहले तौर पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर इस्तेमाल किया तो हम इतना विध्वंस करेंगे उसके देश में कि वर्ल्ड भूल जाए कि ऐसी कंट्री पहले हुआ करती थी। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब ये कि ज्यादा हथियार नहीं रखेंगे हम, इतने मिनिमम न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखें कि भैया हमारी सुरक्षा हो जाए और कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। इंडिया ने एनपीटी सीटीबीटी को साइन नहीं किया था, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखो लास्ट आपके पास जो टेबल है यहाँ पर, वो कुछ आंकड़े आपको दिखाती है। पहली बात है हाई ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। आप देखोगे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कि वर्ल्ड में मिलिट्री पर बहुत स्पेंड किया जा रहा है। सोच कर देखिए, साल में 1100 बिलियन यूएस डॉलर हम सालाना लगा रहे हैं, पूरा विश्व लगा रहा है हथियार खरीदने और खरीदने पर। सोचो इतना अगर पैसा लगे डेवलपमेंट पर, शांति बनाने पर, एक दूसरे का विकास करने पर, कहां हम चले जा सकते हैं। लेकिन हम हथियारों की खरीद फरोख्त में इतना करोड़ लाखों अरबों रुपए गवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ठीक है हम हथियार खत्म करना चाहते हैं और सब हथियार खत्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज चाहती है कि भैया हथियार बनते रहे, हथियार खरीदते रहे। सोचकर देखो, एक बात बोली जाती है कि युद्ध से किसको फायदा होता है, तो बोलते हुए किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है कि युद्ध से फायदा उसको होता है जो कि हथियार बेच रहा होता है। सोचो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी को हथियार बेचे और ब्रिटेन को भी हथियार बेचे, दोनों दोनों गुट को हथियार बेच रहा था। सोचो किसको फायदा हो रहा था, इसको ही फायदा हो रहा था, ये युद्ध में था भी नहीं। तो युद्ध का फायदा उसको होता है जो हथियार बेचता है। तो वर्ल्ड में जहां जहां जो जो कंट्री ऐसी है जो कि हथियार बेचती है, वो सब चाहें कि युद्ध हो, लड़ाई होती रहे, जिससे उनके हथियार बिकते रहे। जैसे यूक्रेन रशिया में जो युद्ध हुआ, क्या था आपका, वो ट्रिगर किया गया युद्ध था। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन कौन बनाता है, तो यूएसए बनाता है। अब वो क्या हुआ, अब उनके पास कोई कोई वेपन इस्तेमाल में नहीं आ रहा है क्योंकि युद्ध हो ही नहीं रहा है कहीं पर। तो ऐसे में यूक्रेन को लड़वा दिया रशिया के साथ, और रशिया यूक्रेन के माध्यम से उन्होंने लाखों करोड़ों वेपन इस्तेमाल करवा दिए, जिससे वेपन की आवश्यकता बढ़ी। सब ने अपना मिलिट्री बजट बढ़ा लिया, सब वेपन खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, यूएसए से खरीद रहे हैं। अमीर कौन हो रहा है, यूएसए हो रहा है, यूएसए कंपनी हो रही है। फायदा किसको हो रहा है, यूएसए को हो रहा है। और सब अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, किस कारण से, खतरा है। तो कंट्रीज को फायदा होता है कि हथियारों की दौड़ में सब लगे रहे, राइट। ठीक है, जैसे आपके P5 जो कंट्रीज हैं, वही अधिकतर ऐसी कंट्री जो कि हथियार बनाती हैं और उनको फायदा होता है जब हथियार खरीदे जाते हैं। इंपोर्ट बाय ग्लोबल साउथ, कि जो आपके साउथ की कंट्री है, अधिकतर अफ्रीका, एशिया, ये सब कंट्री है, अधिकतर हथियार खरीदती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया सालाना $15 बिलियन हथियारों पर लगाता है, सोचकर देखिए आप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ एशिया कॉन्ट्रडिक्शन, 30.9 बिलियन मिलिट्री स्पेंडिंग 2008 का आंकड़ा है, आज इसमें तो पता नहीं कितना बढ़िया होगा। और 5 लगभग 400 मिलियन लोग साउथ एशिया में पूरे भूखे रहते हैं, काफी गरीब हैं 2008 के आंकड़े के अनुसार। और अगर इनकी मदद की जाए इतने पैसों से, तो सब अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम हथियारों पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। और इस प्रकार से हमारे आर्ममेंट, डिसआर्ममेंट, आर्म कंट्रोल, आर्म रेस वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।